हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। आज मैं आपको क्लास 11th सब्जेक्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 8 कंसेप्ट्स ऑफ कॉस्ट करवाने जा रहा हूं। हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कॉस्ट का मीनिंग क्या होता है। कॉस्ट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय द प्रोड्यूसर एक्सप्लिसिटली और इम्प्लिसिटली ऑन द फैक्टर एज वेल एज नॉन फैक्टर इनपुट्स फॉर अ गिवन आउटपुट ऑफ ए कमोडिटी। मतलब एक मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर द्वारा टोटल खर्चा जितना भी, वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट है या इम्प्लिसिट कॉस्ट है, दोनों को मिला के जितना भी वो करता है उसको क्या कहा जाता है, कॉस्ट इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स में जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो कॉस्ट होती है वो दो तरह से होती है, एक एक्सप्लिसिट और एक इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट का मतलब है ये वो एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय द प्रोड्यूसर ऑन द परचेज ऑफ इनपुट्स फ्रॉम द मार्केट इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट कॉस्ट। मतलब वो खर्चा जो प्रोड्यूसर इनपुट्स को बाजार से, ओपन मार्केट से खरीदने के लिए पैसा खर्चता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। दूसरा है इम्प्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट is the estimated expenditure on the use of the self owned inputs is called implicit cost। मतलब सेल्फ ओन्ड जो यूनिट अपने इनपुट्स को अगर वो इस्तेमाल करता है तो उसको क्या कहा जाता है, इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो इकोनॉमिक्स में जो टोटल कॉस्ट बनेगी वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट दोनों को लेके ही बनती है। इट इज़ ऑल्सो सिग्निफिकेंट टू नोट दैट इन इकोनॉमिक्स कॉस्ट इज ऑलवेज मेजर्ड एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और कॉस्ट को हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बोलते हैं। कॉस्ट इज इक्वल टू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और कॉस्ट दो तरह से होती है, एक एक्सप्लिसिट और एक इम्प्लिसिट। एक एक्सप्लिसिट कॉस्ट कौन सी होती है, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ परचेजिंग इनपुट फ्रॉम द मार्केट, और दूसरा इम्प्लिसिट कॉस्ट कौन सी होती है, मार्केट वैल्यू ऑफ, एस्टिमेटेड मार्केट वैल्यू। यहाँ पे एक चीज़ मैं लिख दूँ, एस्टिमेटेड मार्केट वैल्यू ऑफ सेल्फ ओन्ड इनपुट्स इन नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। राइट जी। तो ये हमारी इम्प्लिसिट कॉस्ट होगी। मतलब एक तो होगी एक्सप्लिसिट जो एक्चुअल में हमने खर्चा किया है, और इम्प्लिसिट वो वाली जो हमने एस्टिमेट किया है। अगर हम अपने इनपुट्स को यूज़ करें तो यदि वो मार्केट वैल्यू उसकी क्या होती है उसको मान के हुए हम ये चलते हैं कि वो इम्प्लिसिट कॉस्ट है, जितनी उसकी बाजार के खरीदने की कॉस्ट आती है। ठीक है जी। सेलिंग कॉस्ट इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय द प्रोड्यूसर टू प्रमोट सेल ऑफ द कमोडिटी, दैट इज एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टीजमेंट। मतलब सेलिंग कॉस्ट जो भी प्रोड्यूसर सेल को बढ़ाने के लिए खर्चा करता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेलिंग कॉस्ट। और वो कौन सा है, फॉर एग्जांपल एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टीजमेंट। उसके बाद प्रोडक्शन कॉस्ट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय द प्रोड्यूसर ऑन द इनपुट फॉर प्रोड्यूसिंग अ गिवन लेवल ऑफ आउटपुट। तो जो प्रोडक्शन के ऊपर खर्चा आता है इनपुट्स का, उसके वेरिएबल और नॉन वेरिएबल खर्चों का, वो सभी खर्चों का जो प्रोडक्शन प्रोसेस में होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट। नेक्स्ट है हमारा शॉर्ट रन कॉस्ट इज अ पीरियड। शॉर्ट रन आपको पता है, शॉर्ट रन एक वो पीरियड होता है ड्यूरिंग विच सम फैक्टर्स आर फिक्स्ड एंड सम आर वेरिएबल। वो फैक्टर जो कि कुछ वेरिएबल होते हैं और कुछ फिक्स्ड होते हैं। अकॉर्डिंगली शॉर्ट रन कॉस्ट हैव टू कंपोनेंट्स, और उनके दो कंपोनेंट होते हैं, एक फिक्स कॉस्ट और एक दूसरा वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है जी। शॉर्ट रन पीरियड में हमें पहले भी पढ़ा हुआ है कि वो उसमें एक फिक्स फैक्टर होता है और एक वेरिएबल। तो फिक्स फैक्टर में जो लगते हैं उसकी कॉस्ट क्या होती है, उसको फिक्स कॉस्ट बोलते हैं, और वेरिएबल फैक्टर्स की कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट इसका मतलब किन फैक्टर्स को मिला के बनती है, किन चीज़ों को मिला के बनती है, वो है टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे फिक्स कॉस्ट क्या होती है। फिक्स कॉस्ट आर द कॉस्ट रिलेटेड टू द यूज ऑफ फिक्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। मतलब जो फिक्स फैक्टर्स को इस्तेमाल करने का खर्चा होता है, यूज़ करने का खर्चा प्रोडक्शन प्रोसेस में, उसको हम क्या बोलते हैं, फिक्स कॉस्ट। तो इसके कौन से कंपोनेंट होते हैं फिक्स कॉस्ट के, एक्सपेंडिचर ऑन मशीन, एक्सपेंडिचर ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, वेजेस एंड सैलरीज ऑफ परमानेंट स्टाफ, और लाइसेंस फीस। ये सारे खर्चे हमारे फिक्स होते हैं। ये इसका आउटपुट के लेवल से कोई लेना देना नहीं है, ये खर्चा एक बार लग गया तो उसी को फिक्स कॉस्ट बोलेंगे। राइट जी। उसके बाद इसका एक टेबल और मैंने नीचे एक डायग्राम बनाया है, उसको अंडरस्टैंड कीजिए। टोटल कॉस्ट में जैसे मान लीजिए 0 यूनिट 1 2 3 4 5 6, और इसमें देखिए आपकी अगर यूनिट ऑफ आउटपुट 0 भी हो रही है, फैक्ट्री बंद पड़ी है, काम बंद पड़ा है, काम नहीं चल रहा या आउटपुट नहीं बना रहे आप, तब भी फिक्स कॉस्ट तो उतनी ही लगेगी 10। 1
पे भी 10 है, 2 यूनिट पे भी 10 रहेगी, 3, 4, 5, 6 हर यूनिट पे उसका कॉस्ट का जो लेवल है वो 10 ही रहेगा, क्योंकि ये इट इज़ द अमाउंट ऑलरेडी बीन स्पेंट ऑन द फिक्स्ड फैक्टर्स। और उसके बाद टीसी क्या होता है, हमारा टोटल कॉस्ट की ये ग्राफ रहेगा। डिफरेंट अपने यूनिट्स के लेवल्स पे आपका वो कॉस्ट सेम रह रही है। ठीक है जी। तो आगे हम बात करते हैं वेरिएबल कॉस्ट की। वेरिएबल कॉस्ट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर incurred by the producer on the use of variable factors of the production। मतलब ये वो कॉस्ट होती है, वो एक्सपेंडिचर होता है जो आउटपुट के लेवल के साथ साथ चेंज होता रहता है, बढ़ता रहता है। कंपोनेंट क्या होते हैं वेरिएबल कॉस्ट के? कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, वेजेस ऑफ कैजुअल वर्कर्स, एक्सपेंसेस ऑन इलेक्ट्रिसिटी, वेयर एंड टेयर एक्सपेंसेस, जिसको हम डेप्रिसिएशन भी बोल सकते हैं। ठीक है जी। तो ये है जो लेवल ऑफ आउटपुट के साथ साथ चेंज होते रहते हैं। तो इसका आगे मैं आपको एक ग्राफ के रूप में समझाता हूँ। ये देखिए, इसका टेबल भी हम पहले बना लेते हैं। तो इसका टेबल यदि हम बात करें तो इसकी टेबल में कोई मुश्किल नहीं है। आउटपुट की यदि हम बात करें तो पहले है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो VC मतलब वेरिएबल कॉस्ट क्या आएगी? तो इसके में पहले में तो जाहिर है 0 प्रोडक्ट है तो 0 आ जाएगी। 1 यूनिट है तो आपकी क्या है, मान लीजिए ये 10 है, और 2 यूनिट पे आपकी ये 18 है, 3 यूनिट पे आपके 24 है, 4 यूनिट पे ये 28 वेरिएबल कॉस्ट है, और 5 पे 32, और 6 पे 38। तो उसी को ही हमने टेबलर फॉर्म में आके ड्रॉ कर लिया है। मैंने ये आपके लिए पहले नहीं बनाया था, अब आपके लिए बनाया ताकि आपको ये बता दूं कि टेबल के साथ उसको कैसे प्लॉट करना है। नीचे आपने ये यूनिट्स लेने हैं और इधर आपने टोटल कॉस्ट वाई एक्सिस पे ले लेनी है। पहले यूनिट पे आपकी कॉस्ट 0 यूनिट पे, अगर आपका लेवल ऑफ आउटपुट 0 है, कोई प्रोडक्शन नहीं हो रही, तो वेरिएबल कॉस्ट 0 ही रहेगी। 1 यूनिट पे वो 10 हो जाएगी, 2 यूनिट पे वो 18 हो रही है, 3 यूनिट पे वो 24 हो जाएगी, 4 पे 28, 5 पे 32 और 6 पे 38 हो जाएगी। राइट जी। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रिमेंबर करने वाला है कि वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीजेज व्हेन आउटपुट इंक्रीजेज एंड डिक्रीजेज व्हेन आउटपुट डिक्रीजेज। व्हेन आउटपुट इज 0, वेरिएबल कॉस्ट इज आल्सो 0। तो जैसे जैसे आपके आउटपुट बढ़ती जाती है तो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती जाती है। तो इसका ये एक ऐसा ट्रेंड रहता है इस तरीके से। ठीक है जी। राइट। चलिए अब हम आगे बात करते हैं बिहेवियर ऑफ फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट। तो इसमें हम नीचे इसको एक टेबल के फॉर्म में समझते हैं। पहले आउटपुट 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिक्स कॉस्ट तो फिक्स कॉस्ट ही रहेगी, 10, 10, 10, 10, और VC मतलब वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट इसमें मैंने एक कॉमन सी रखी है जो हमने ऊपर टेबल में पढ़ी थी, 10, 18, 24, 28, 32 नंबर। जैसे जैसे यूनिट ऑफ आउटपुट आपका बढ़ता जा रहा है, देखिए आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ती जा रही है। और टोटल कॉस्ट कैसे बनेगी? फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट का टोटल। तो ये यहाँ 10 आ जाएगा, ये दोनों मिला के 20, और ये 28, और ये 34, 38, 42 एंड 48। राइट जी। चलिए इसका हम अब ग्राफ बनाते हैं, डायग्राम के रूप में समझते हैं। ये देखिए, टोटल कॉस्ट तो आपकी चेंज नहीं हो रही, जितना मर्जी लेवल ऑफ आउटपुट है। 6 यूनिट तक हमने बनाया था, 6 यूनिट तक हमारा फिक्स कॉस्ट क्या रहा? कांस्टेंट रहा। और TVC मतलब टोटल वेरिएबल कॉस्ट, जैसे जैसे आपका लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ती जा रही है। एंड टोटल कॉस्ट किस वजह से चेंज हो रही है? टोटल कॉस्ट देखा जाए तो वेरिएबल कॉस्ट की वजह से चेंज होती है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट का कंपोनेंट सेम फिक्स ही रहता है, और जैसे जैसे नंबर ऑफ यूनिट बढ़ते जाते हैं तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती जाती है, तो टोटल कॉस्ट भी बढ़ती जाती है। सो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू TFC प्लस TVC, मतलब इन दोनों के समीशन से ही तो टोटल कॉस्ट बनती है। ठीक है जी। चलिए आगे हम बात करते हैं एवरेज कॉस्ट की। एवरेज कॉस्ट इज द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ द आउटपुट प्रोड्यूस्ड। इट इज ऑल्सो कॉल्ड यूनिट कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन। मतलब एक यूनिट बनाने को जितना टोटल खर्चा हुआ है उसको उससे नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर दो तो वो आपका एवरेज कॉस्ट आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमारी टोटल कॉस्ट 10 है तो आउटपुट 0 है, तो वो इन्फिनिटी पे, क्योंकि ये कैलकुलेट नहीं होगी। 20 पे 1 है तो 20 रहेगी एवरेज। 28 टोटल कॉस्ट है और 2 यूनिट पे है तो 14। 34 पे 3 आ गए तो 11.3। 38 पे 4 आए तो 9.5। 42 आई है टोटल कॉस्ट और नंबर ऑफ यूनिट 5 है तो 8.4, और 48 पे आया है 6 तो ये आ जाएगा 8। सो AC इज इक्वल टू AFC प्लस AVC, मतलब एवरेज कॉस्ट
किसका समीशन होता है बेटा? एवरेज फिक्स कॉस्ट का और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का। तो पहले हम डिस्कस करेंगे एवरेज फिक्स कॉस्ट। एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होती है? जो आप हमारी टोटल कॉस्ट है उसको क्वांटिटी से डिवाइड करते जाओगे तो वो आपका क्या आ जाएगा? एवरेज फिक्स कॉस्ट। इसको मैं आगे इसको एक टेबल के फॉर्म में आपको और डायग्राम के साथ समझाता हूँ। ये देखिए, एवरेज फिक्स कॉस्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 यूनिट भी प्रोड्यूस करी है आपने, तो टोटल फिक्स कॉस्ट तो उतनी ही रहेगी। फॉर एग्जांपल 10 हमने ली हुई है, इसका बेस तो 10 ही रहेगा, बट इसको AFC बनाने के लिए हर बार इसको नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करना पड़ेगा। 10 डिवाइडेड बाय 10, 10 डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाय 3, 10 डिवाइडेड बाय 4, 10 डिवाइडेड बाय 5, 10 डिवाइडेड बाय 6, 10 डिवाइडेड बाय 7, 10 डिवाइडेड बाय 8, तो वो आ जाएगा 10 5 3 3 2.5 2 1.67 1.43 एंड 1.25। तो एवरेज फिक्स कॉस्ट आपकी जैसे जैसे नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस जो किए हैं आपने वो बढ़ते जाएंगे, तो टोटल एवरेज फिक्स कॉस्ट कम होती जाएगी, लेकिन टोटल फिक्स कॉस्ट उतनी ही रहेगी। राइट स्टूडेंट्स? तो इसको नीचे हमने इस तरीके से समझाया है। यह है आपका कॉस्ट का कंपोनेंट जो कि आपका AFC है, वाई एक्सिस पे लिया है, और यहाँ पे हमने लिया है आउटपुट। ठीक है जी? तो पहले ये इस तरीके से वो बढ़ती रही है, धीरे धीरे वो कम होती जाएगी। पहले 10 है 1 पे, तो ये धीरे धीरे कम हो रही है। ठीक है स्टूडेंट्स? चलो अब हम सेकंड इसका जो कंपोनेंट था टोटल कॉस्ट AFC का AC का, वो था AFC और दूसरा था AVC। तो AVC का क्या फॉर्मूला है? TVC अपॉन Q। मतलब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होगी? टोटल वेरिएबल कॉस्ट और डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 10 18 24 28 32 36 36 एंड 46, सॉरी 62। तो जैसे जैसे आप इसको टोटल वेरिएबल कॉस्ट को उसके नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करते जाओगे तो वो आ जाएगा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। 9 इसका 8 आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा डिवाइड करके, 32 को 5 से डिवाइड करो 6.4, 38 को 6 से डिवाइड करो 6.3, और ये 6.6 एंड 7.7। तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा आपका? ये इसका ग्राफ बन गया एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का। ये आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है और ये आउटपुट पर यूनिट है। ठीक है जी? ये इस तरीके से वो ग्राफ बन जाएगा। ये टेबल क्या था, एक बार मैं दोबारा दिखा दूँ। टेबल ये था ना आपका 10 9 8 7 6 4 6.4 6.3 6.6 7.7। तो ये आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, उससे ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकल आया। उसका हमने ये डायग्राम बना दिया इसका। ठीक है जी? अब हम आप डिस्कस करेंगे आगे वेरिएबल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट। सो मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है? मार्जिनल कॉस्ट इज द एडिशन टू द टोटल कॉस्ट ड्यू टू द एडिशन ऑफ द 1 यूनिट। मतलब एक एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करने की कितनी एडिशनल कॉस्ट आती है उसको हम क्या बोलते हैं? मार्जिनल कॉस्ट। सो MCN इज इक्वल टू TCN माइनस TCN माइनस 1। ये स्टूडेंट्स आपने जब यूटिलिटी वाला चैप्टर किया था उसमें भी ये फॉर्मूला किया था हमने, तो बस वहाँ पे यूटिलिटी का U की जगह अब यहाँ C आ जाएगा कॉस्ट का। MCNth यूनिट का अगर निकालना है आपको तो TCNth यूनिट का इसका माइनस कर दोगे आप पिछले प्रीवियस का N-1, और MC इज इक्वल टू डेल्टा TC अपॉन डेल्टा Q, मतलब चेंज इन टोटल कॉस्ट अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। राइट स्टूडेंट्स? अब हम बात करेंगे आगे एस्टिमेशन एंड बिहेवियर ऑफ MC। ठीक है जी? इसके लिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं, हमने पहले जो एक टेबल के फॉर्म में मैं समझाता हूं आपको, हमने आउटपुट लिए हैं 0 1 2 3 4 5 6 8। टोटल फिक्स कॉस्ट आपकी हमेशा 10 ही रह रही है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमने जो पिछले एग्जाम्पल्स में सॉल्व जितनी कैलकुलेट करके एज्यूम करके लिखी हुई है मैंने वही ली है, ताकि बार बार हम अगर एग्जाम्पल चेंज करते रहेंगे तो शायद आपको समझने में दिक्कत आएगी और हर बार एक नया डाटा या फिगर्स आपको याद करने पड़ेंगे। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है 0 10 18 24 28 32 38 46 एंड 62। इन दोनों का समीशन कर दोगे आप तो ये हमारा क्या बन जाएगा? टोटल कॉस्ट। TFC प्लस TVC को ऐड करते जाओगे तो क्या बनता जाएगा? टोटल कॉस्ट बनता जाएगा। और MC कैसे आएगा? 10 का प्रीवियस कोई नहीं था उसका तो निकलेगा नहीं 0 यूनिट पे, और 20 का 20 माइनस 10 10, 28 माइनस 28 34 का 28 माइनस कर दो 6, 38 में से 4 माइनस कर दो 4, 42 में से 38 माइनस कर दो 4, 48 में से 42 माइनस कर दो 6, 56 में से 48 माइनस कर दो
8 और 72 में से 56 माइनस कर दो तो 16। तो MC पहले कम होती है और फिर वो बढ़ती जाती है। MC पहले कम हो रही है और धीरे धीरे वो क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। ये देखिए ग्राफ में, राइट स्टूडेंट्स। अब हम बात करेंगे MC इज वेरिएबल कॉस्ट ओनली। एक चीज़ याद रखिए, जो मार्जिनल कॉस्ट होती है वो वेरिएबल कॉस्ट ही होती है। इट नीड टू बी नोटेड दैट विद एम्फेसिस दैट MC इज एन एडिशनल कॉस्ट। बाय डेफिनेशन एडिशनल कॉस्ट कांट बी फिक्स कॉस्ट। तो जो भी एडिशनल कॉस्ट होती है वो आपको पता है फिक्स कॉस्ट तो हो नहीं सकती, तो वो क्या होगी फिर, वो वेरिएबल कॉस्ट ही होगी। क्यों? क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट ही तो इंक्रीज होती है जब आपका लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ता है, फिक्स कॉस्ट तो उतनी ही रहती है। सो MC इज नथिंग बट वेरिएबल कॉस्ट ओनली। ओके जी। दस समीशन ऑफ सिग्मा MC इज इक्वल टू TVC। टोटल वेरिएबल कॉस्ट का टोटल ही क्या होगा, MC का टोटल। अब हम आगे बात करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज, मार्जिनल एंड टोटल कॉस्ट। यहाँ भी हम उसी तरीके से बात करेंगे आपसे। पहले की आउटपुट है हमने 1 2 0 1 2 3 4 5 6 8, टोटल कॉस्ट में 10 20 28 34 38 42 46 46 76। तो AC आप निकालोगे TC अपॉन नंबर ऑफ यूनिट को डिवाइड करते हुए, ये हमारा AC आ जाएगा। MC इसको प्रीवियस में से माइनस करते जाओ तो ये आपका MC आई। ये इन्फिनिटी का साइन है स्टूडेंट्स, याद रखिए। 10 में से 0 डिवाइड करोगे तो इन्फिनिटी ही आएगा, मतलब नो रिजल्ट उसका। ठीक है जी। उसी तरीके से अब इसका 10 का पीछे कुछ नहीं था तो ये 0 है, मतलब इन्फिनिटी के पीछे भी कुछ नहीं है, 0 है। ये टोटल कॉस्ट 20 में से 10 गया तो 10 आ गया, 28 में से 20 गया तो 8 आ गया, 10 के पीछे तो 0 था ना स्टूडेंट्स, 20 माइनस 10 ये आ गया। माइंड इट, टोटल कॉस्ट में से MC निकालनी है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, AC से नहीं निकालनी। ठीक है जी। 20 में से 10 गया 10, 28 में से 20 गया 8, 34 में से 28 गया 6, 38 में से 34 गया 4, 42 में से 38 गया 4, 48 में से 4 42 गया 6, 56 में 48 गया 6, 56 में से 48 गया 8, 72 में से 56 गया 16। तो ये आपका MC बन जाएगा जैसे हमने पीछे बनाया। तो इसका मैं अभी आपको एक टेबल बताता हूँ। ये देखिए, टेबल के साथ हमने ये डायग्राम बनाई है जिसमें ये शो हो रहा है कि ये हमारा कॉस्ट है Y एक्सिस पे और X एक्सिस पे हमारा आउटपुट है। तो पहले ये एक ग्राफ है, ये जा रहा है MC, और ये दूसरी जो इसकी लाइन है ये वाली, ये कर्व किसकी है, AC की। इससे ऑब्जर्वेशन जो निकल के आ रही है वो ये निकल के आ रही है कि जब AC फॉल करता है आपका MC इज लोअर देन AC, उस केस में MC AC से लोअर होता है। जब वो फॉल कर रहा है तो MC लोअर है। दूसरा, व्हेन AC राइजेस, जब AC आपका बढ़ना शुरू हो जाता है तो उस केस में MC आपका हायर होता है। MC इज ग्रेटर देन AC, उस वक्त जो MC है वो AC से ग्रेटर होता है। व्हेन AC डज नॉट चेंज, जब AC चेंज नहीं हो रहा, MC इज इक्वल टू AC। जब AC चेंज नहीं हो रहा, ये देखिए ये आर्क AC की है ना, तो जहाँ AC 0 है वहाँ MC भी उसको कट कर रहा है। सो इसका मतलब इस दोनों केस पे दोनों MC और AC इक्वल है। तो ये चीज़ अगर हम इसमें भी आपको देखने को मिलेगी, यदि एक चीज़ ये देखिए, इस केस में MC 7th यूनिट में आपका MC और AC क्या है, इक्वल है, राइट स्टूडेंट्स। 8th यूनिट पे आपका MC और AC इक्वल है, इसीलिए वो इस पॉइंट पे कट कर है। तो अब हम आगे बात करते हैं रिलेशन बिटवीन TC एंड MC। MC इज एस्टिमेटेड एज द डिफरेंस बिटवीन TC ऑफ टू सक्सेसिव यूनिट्स ऑफ द आउटपुट। MC क्या होता है, इज एस्टिमेटेड एज अ डिफरेंस बिटवीन TC ऑफ टू सक्सेसिव यूनिट्स ऑफ द आउटपुट। दूसरा, व्हेन MC इज डिमिनिशिंग, जब MC डिमिनिश कर रहा है, TC इंक्रीजिंग एट अ डिमिनिशिंग रेट। ठीक है जी। थर्ड, व्हेन MC इज राइजिंग, जब MC राइज कर रहा है, TC इंक्रीजिंग एट अ इंक्रीजिंग रेट। व्हेन MC रीचेज टू इट्स लोएस्ट पॉइंट ऑफ, जब MC अपने लोएस्ट पॉइंट पे आ जाता है तो TC स्टॉप इंक्रीजिंग एट द डिक्रीजिंग रेट। ठीक है जी। TC इंक्रीज करना बंद कर देता है। इसको हम ग्राफिकली यहाँ समझते हैं। ये देखिए दो डायग्राम, इसको हमने एक साथ बनाया है। ऊपर हमने पहले TC का डायग्राम है और दूसरा ये क्या है, नीचे MC का। इससे आपके वो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे।
ठीक है जी। इसके कैसे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे, ये देखिए, ये पहले टीसी आपका जब बढ़ रहा है तो उस केस में एमसी आपका डाउन हो रहा है। जहाँ पे वो इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ना शुरू हो जाएगा वहाँ एमसी आपका सबसे लोएस्ट है। जहाँ पे टीसी फिर आगे बढ़ता जाएगा, ये एमसी आगे आपका इंक्रीज होता जा रहा है। राइट स्टूडेंट्स, तो ये डायग्राम को आप अच्छी तरह समझ लीजिए। ये डायग्राम्स मुश्किल नहीं है, आप आराम से इसको बना सकते हो। आजकल तो स्टूडेंट्स आपके पास बहुत अच्छी प्रोविज़न है कि जैसे कि हम ये वीडियोस आपको बना के मैं जैसे दे रहा हूँ, तो आप इस वीडियो को स्लो करके, म्यूट करके, जैसे भी अपनी स्पीड को स्लो करके भी इसकी वीडियो की स्पीड को स्लो करके भी आप इसको आराम से देख सकते हो। अपने टेबल को याद रख सकते हो, फिगर्स को याद रख सकते हो। आपने एक चीज़ नोट की होगी कि मैंने कोई भी टेबल का जो एग्जाम्पल है वो चेंज नहीं किया, ताकि हर बार आप सिमिलर फिगर्स को याद करो और डायग्राम्स को पेंसिल के साथ बार बार ड्रॉ करके देखो, तभी आपको इसमें एक्सपर्टाइज आएगी। तो ये था चैप्टर नंबर 8, कॉस्ट, कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट। इसमें सारी कॉस्ट के कंसेप्ट मैंने आपको क्लियर कर दिए। आई होप कि आपको ये अच्छी तरह समझ आ गया होगा। आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेरी वीडियोज़ को लगातार देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।